चलो जी, कहाँ आप पहुँचे हो अभी? लास्ट टॉपिक क्या पहुँचे थे? चलो इसको तो हटा दो। क्या आपने किया था पिछला टॉपिक? देखो तो। अच्छा, आपका टेस्ट हुआ है आज? चलो बहुत बढ़िया। कितने नंबर कॉपी चेक हो गई? नहीं हुई? देखो कहाँ पे आप पहुँचे लास्ट। हाँ, कल आपने कार्तिकेयपुर, कत्यूरी जिसको बोल देते हैं, कार्तिकेयपुर कह दो या फिर इसको कत्यूरी कह दो। चलो, तो लास्ट आपने कल किया था, ये लो, पौरवों की सत्ता थी राज्य में, मतलब पौरव वंश आप पिछला पढ़े थे। और उसके बाद हमको ये मिलता है कि भाई पौरव वंश के खत्म होने के बाद और फिर हमारे राज्य में स्थापित हुआ एक और वंश, उसको कत्यूरी कह देते हैं या फिर उसी को एक नाम दे देते हैं कार्तिकेयपुर। ठीक है, कत्यूरी वंश यही है। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश, इसी को कत्यूरी वंश कहते हैं। तो इस वंश के बारे में जानकारियां हमारे पास हैं, और जो भी जानकारियां हैं वो कहाँ से हैं, तो एक अभिलेख, उस पर्टिकुलर अभिलेख को कहा जाता है पांडुकेश्वर अभिलेख। कल आपने बनाया था पांडुकेश्वर अभिलेख। अब आप अपनी कॉपी में वो पांडुकेश्वर अभिलेख को ओपन रखो, क्योंकि उसी के आधार पर आप इस वंश के बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं। ठीक है, वो अभिलेख पर भी आप नजर मारो। पांडुकेश्वर अभिलेख में कुछ राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। पांडुकेश्वर अभिलेख में जिन राजाओं के नाम लिखे हैं, उन राजाओं में एक राजा था ललित सूरदेव। दिख रहा है आपको? ललित सूरदेव ने ये अभिलेख पांडुकेश्वर का लिखवाया था। तो पांडुकेश्वर अभिलेख के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं, तो पांडुकेश्वर अभिलेख के ऊपर स्टडी करने के बाद हमें इस वंश के बारे में कुछ जानकारियां मिलती है। किस वंश के बारे में? कत्यूरी वंश के बारे में। क्या जानकारियां मिली? पहली जानकारी ये मिली कि भैया ये जो वंश है, जिसको हम कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश कहते हैं, इस वंश का संस्थापक राजा कौन है? तो इस वंश का संस्थापक राजा जो है वो बसंत देव है। इतिहासकारों ने भूलवश गलती से कभी कभी इसे वासुदेव भी कह दिया, पर वासुदेव सही आंसर नहीं होगा। कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक राजा बसंत देव को माना जाता है। इस वंश की राजधानी कहाँ है, इस पर खूब चर्चा रही, लेकिन अभिलेखों में इसकी राजधानी का नाम लिखा है कार्तिकेयपुर। इसकी राजधानी का क्या उल्लेख मिलता है? कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर की पहचान की जाती है आज के जोशीमठ से। कार्तिकेयपुर मतलब आज का जोशीमठ। तो हमारे पास पौरव वंश के खत्म होने के बाद जिस अगले वंश ने उत्तराखंड पर शासन किया, उस वंश का नाम होता है भाई कार्तिकेयपुर वंश। इस वंश का संस्थापक राजा किसे मानते हैं? बसंत देव। वो इस वंश का संस्थापक राजा है। और इस वंश की जो राजधानी है वो कहां पर थी? कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर की पहचान की कहां से की जाती है? जोशीमठ। अब सुनो कि कार्तिकेयपुर राजवंश में देखो अभिलेख को और बताओ कुल कितने राजा हुए? 14 राजा हुए। 14 ऐसे राजा हुए जिनकी जो है कि राजधानी कहां थी? तो सर जोशीमठ थी। ऐसे 14 राजा हुए जिनकी राजधानी जोशीमठ में थी। या फिर आप कहो कि कार्तिकेयपुर वंश के वो राजा जिन्होंने जोशीमठ पर शासन किया, उनकी संख्या कितनी है? 14। लास्ट राजा का नाम क्या है? देखो, लास्ट राजा सुभिक्ष राजदेव का नाम मिलता है अभिलेखों में। अब इतिहासकारों का मानना यह है कि ये 14 राजा तो जोशीमठ पर शासन करते थे, परंतु इनके बाद आने वाले राजाओं ने जोशीमठ से हटा करके अपनी राजधानी को बागेश्वर लेकर के चले गए। ये राजा अपनी राजधानी को बागेश्वर क्यों ले गए? एक बात, कब ले गए? दो बात, कौन ले गए? तीसरी बात, जब ये बात चल रही थी तो मैंने शुरू में बोला था लाइट जा रखी थी उस टाइम, बोला था मैंने शुरू में, पिक्चर में जहां लाइट जाएगी, यही था वो सिस्टम। जिस समय ये सब कुछ हुआ, इन 14 राजाओं ने शासन किया जोशीमठ पर, और इनका शासन के बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ चीजें लिखवा दी। लेकिन जिस समय ये बेटे वहां गए उस समय लाइट जा रखी थी। तो राजधानी चेंज क्यों हुई वो वास्तव में तो हमें नहीं पता है। हमको नहीं पता कि राजधानी क्यों चेंज हुई, किसने करी, कब करी। अंथाच, अंथाच माना या अंथाच, तुक्का, तुक्के पे कहेंगे किसने राजधानी चेंज करी। तो किसी ने कहा सुभिक्ष राजदेव ने करी। क्यों? क्योंकि उसका नाम लास्ट में लिखा हुआ है। तो किसी ने कहा नहीं, सुभिक्ष राजदेव ने नहीं करी राजधानी चेंज। कुछ लोग कहते हैं नरसिंह देव ने करी। नरसिंह देव, अब कौन है ये नरसिंह देव? है कौन? उसका तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है। तो लोगों ने कहा है, बोले उसका नाम नहीं लिखा, पर है वो। कौन है वो? सुभिक्ष राजदेव का बेटा है। तुक्का है ना? कौन सा सच में है? तो
ये सुनो तो, यहाँ मेरी बात सुनो, कहाँ थी बोले इनकी राजधानी? इनकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ। यहाँ से राजधानी ले गया कोई, कौन? पहले तो वही नहीं पता कौन। एक अजय रावत है ना, अजय रावत राइटर है, वो कहते हैं ये राजधानी ले गए सुभिक्ष राजदेव। पहले राइटर की बात सुनो, ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला इतिहास है कत्यूरी वाला, कि राजधानी को सुभिक्ष राजदेव नाम का व्यक्ति जोशीमठ से ले गया। कहां? तो उसने कहा सुभिक्षपुर। ये राजधानी का नाम ही बदल गया। अबे भाई राजधानी बाद में कहा, जब तक लाइट आई तब तक राजधानी कहां पहुंच गई थी? तो इसने कहा सुभिक्षपुर, तो इसके भी लगे एक थप्पड़। अबे सुभिक्षपुर पूछ कौन रहा, ये बता बागेश्वर कौन ले गया? तो उसने कहा बागेश्वर का मेरे को नहीं पता। तो एक आदमी ने कहा सर पक्का है बल, कौन ले गया राजधानी को? नरसिंह देव। कौन है ये नरसिंह देव? तो उसने कथा लगा रखी उसमें कि सुभिक्ष राजदेव का पुत्र था, उसका नाम था नरसिंह देव। एक दिन इसके घर बद्रीनाथ आया, उसने श्राप दिया, अतः ले गया वाली। तो चलो हमने कहा चलो हो भी सकता है। हमने कहा एक काम करो, इनसे ही पूछो, ये जो बागेश्वर वाले हैं ना, इनसे पूछा ओ कौन लाया राजधानी यहाँ क्या कि कौन ले गया यहाँ से? तो उन्हीं से पूछ लिया डायरेक्ट, भाई जी आपके यहाँ पर कत्यूरी वंश की जो राजधानी है वो कौन लाया? तो उनको भी नहीं है पता कि कौन लाया। हमने कहा सुनो, क्या आपके बागेश्वर में कत्यूरी नाम का कोई वंश हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल हुआ। बागेश्वर को कत्यूर घाटी कहते हैं, वहां कत्यूरी वंश के राजा राज करते थे। तो इसका मतलब तुम्हारे यहाँ कत्यूरी वंश हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल हुआ। तब हमने ऐसे ही बात करी उनसे, सुनो तुम्हारे यहाँ जो कत्यूरी वंश हुआ, इस कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है? ऐसे ही पूछ लेना, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रश्न का आंसर तो है अभी। कौन था कत्यूरी वंश का संस्थापक? बसंत देव। जब कुमाऊं में जो कत्यूरी वंश के राजाओं ने राज किया, उनसे पूछा कि तुम्हारे वंश का संस्थापक कौन है? तो इन्होंने कहा अशांति देव। तो हमने कहा हाँ, इसका मतलब राजधानी लाया होगा यही अशांति देव। तो हमने कहा अच्छा अशांति देव, अशांति देव के पापा का नाम क्या था? उन्होंने कहा अशांति देव का पापा ही नहीं था कोई। इसके पहले पीछे पीछे चलो, तो बोला पीछे 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 चलो, हम वहां पहुंचेंगे बसंत देव। इसका मतलब क्या है? अगर हम पीछे 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 जाएं, अगर ये दोनों वंश एक ही है तो उनके भी दादा का नाम क्या होना चाहिए? तो उनको पूछा तुम बसंत देव को जानते? वो जानते नहीं। ये अब ऊट पटांगी हो गया। भाई तुम पहले जोशीमठ में रहते थे क्या? तो उन्होंने कहा पता नहीं, हमें नहीं पता, जोशीमठ में रहते थे, अभी हम रहते बागेश्वर में, और हमारे वंश का संस्थापक है अशांति देव। अब बसंत देव को जानते हो? उन्होंने कहा नहीं जानते, कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। तो यहां से सरदर्द होना शुरू हो गया कि गढ़वाल वालों की कहानी बोल रहे हैं। गढ़वाल वाले कह रहे हैं कि हमारी राजधानी 1050 के बाद कत्यूरी वंश की जोशीमठ से कहां चली गई? बागेश्वर। बागेश्वर वाले कह रहे हैं कि हमारा गढ़वाल से कोई संबंध ही नहीं है, हम वो है ही नहीं जो वहां से निकले थे। तो ये यहां से निकले, वहां नहीं पहुंचे, और वहां कोई पहुंचा भी, गड़बड़ उठपटांग हो गया। यहां से एक आदमी निकला और वो वहां नहीं पहुंचा, पर वहां कोई पहुंचा भी, हरदम सरदम हो गया, तब सब मिक्सचर हो गया। तो आधुनिक इतिहासकारों ने कहा कि ऐसा करो, ज्यादा टेंशन मत लो, 2 वंश पढ़ लो, 2 कर लो इनको। एक पढ़ो जोशीमठ के कत्यूरी राजाओं के बारे में, और एक अलग से पढ़ लो बागेश्वर के कत्यूरी राजाओं के बारे में। तो बागेश्वर पर जो कत्यूरी राजा राज करेंगे उसको हम अलग ही वंश बना देते हैं आज के समय। कंथापुर कहते हैं उसे, कंथापुर, कातीपुर, कत्यूरियों का वो कालखंड जिसके हमारे पास अभिलेख वभिलेख है नहीं। तो अभी हमारी जो कहानी है आज की क्लास में, हम जो कहानी कर रहे हैं वो कहानी सिर्फ कहां की पढ़ रहे हैं? जोशीमठ। जब तक ये राजा जोशीमठ पर थे तभी तक, क्योंकि तब तक अभिलेख है हमारे पास। उसके बाद तो जोड़ तोड़ देंगे ना, तुम्हारा भाई कहानी बनाने में एक्सपर्ट है, वैसे भी बना देंगे बाद में, इधर से उधर जोड़ जाड़ के। बागेश्वर पहुंचाना है ना तुम्हारा, मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। बाकी अभी जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जोशीमठ। और यहां तुक्का नहीं चलेगा, यहां पर तुक्का नहीं चलेगा, यहां चलेगा सिर्फ प्रमाणों के आधार पर। यहां हम प्रमाणों के आधार पर पढ़ रहे हैं कि अभिलेखों में जो चीज हमें मिली है। तो अभिलेखों में उल्लेख है कि संस्थापक बसंत देव, अभिलेखों में उल्लेख है कि राजधानी कहां चली गई? कार्तिकेयपुर। लेकिन आप नीचे से लिखो 1050 ईस्वी में राजधानी कार्तिकेयपुर से कहां चली गई? बैजनाथ। बैजनाथ किसको बोलते? बागेश्वर को बोलते। 1050 ईस्वी में इस वंश की राजधानी जो है वो कार्तिकेयपुर से हटकर और पहुंच गई बैजनाथ। बैजनाथ किसको बोलते? बागेश्वर। इस वंश की राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ ले जाई गई। कैसे, कब, क्या, बाद में। कौन सा 1050 सच है? जो सुधी तो फीस दे रहे हैं तुम, लगना भी तो चाहिए। यहाँ 1050 में राजधानी गई। अब तुक्का भी है, हाथ मारा रखा कि लगभग ना
कौन सा 1050 ईस्वी है? थोड़ा लगता है, फिर तुमको लगेगा बेटा मास्टर को भयंकर आता। 1050 नहीं, पता नहीं कब गई, अब गई भी कि नहीं गई वो भी थोड़ी पता है। लेकिन बाद में कत्यूरियों की जिस राजधानी का उल्लेख है ना, वो कौन सा है? कत्यूर घाटी, बागेश्वर वाली कहानी। चलो, अब अभिलेखों से जो बात पता चली है, अभिलेखों को देखने पर जो बातें पता चली है, ये रटी रटाई बात है। कत्यूरी राजवंश के राजाओं की राजभाषा संस्कृत थी। संस्कृत, ये किस भाषा में बात करते हैं? संस्कृत भाषा में, ठीक है। इनकी राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। एक बात, इन्होंने जो अभिलेख लिखे हैं, कत्यूरी कालखंड के जितने भी अभिलेख हैं, सभी अभिलेखों की भाषा क्या है? संस्कृत है। लेकिन भैया सुनो, हमारी जैसे लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। तो जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो स्कूल में पढ़ाई करते समय हम बात करते थे, जैसे तुम करते हो वैसे हम भी तो करते थे। हाँ, वो बात अलग है कि इतने बड़े में नहीं करते थे, हम छोटे में करते थे, 11-12 में। मतलब अब जैसे टीचर पढ़ा बोरियत हो जाता आदमी, लगा बगल वाले से ऐसा हुआ तैसा हुआ। अब टीचर ने अगर देख लिया ना, हमारे जैसे टीचर होते तुम्हारे तो तब होता हिसाब किताब, और टीचर ने देख दिया तो झापड़। अब टीचर पढ़ाता ही नहीं था उसके बाद, अब उसको मौका मिल गया ना, और भाई साहब अब उसके बाद कुकड़ा भी अलग बनो, दिन भर कुकड़ा बना हुआ पूरा दिन भाई। तो बात करना क्लास में बहुत रिस्की काम था। तो हमने बात करने का एक नया सिस्टम इजाद किया कि एक काम करते, आपस में बात नहीं करते, ऐसे करो, मेरे को जो भी बात आपको कहनी है ना, लिख के दे दो, लिख के। तो फट एक पर्ची बनाते थे, ओ भाई ऐसा 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 ऐसा, सुन, उसके पास पर्ची फेंक दी। अब उसने पर्ची देगी, डॉक्टर वो भी तरह पर्ची बनाता, पर्ची बना के वापस फेंकता। यही सब कुछ चल रहा था। एक हमको गणित पढ़ाता मास्टर, उसको बोलते थे नाना, नाम तो मुझे भी नहीं, नाना मतलब नाना पाटेकर बोलते थे ना उसको। और एक दिन वो ऐसा फेंक रहा था किसी पे, वो नाना के पास चले गए पर्ची। नाना ने उसका क्या नाना किया होगा सोचो तुम, भयंकर मारा उसने। अच्छा, पर्ची भी थोड़ी ऐसी थी जो टीचर के हाथ नहीं लगनी चाहिए थी, है ना, गाली गलौज वाली थी। गड़बड़ हो गया, तो हमने कहा दिक्कत हो गई। तो हमारी क्लास में एक नई, अब सुनो, मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, हमने एक नई भाषा का इजाद किया। एक काम करो, जो भी कुछ लिखना है आज के बाद वो उल्टा लिखना है। जैसे मुझे लिखना है अनार, तो देखो तुम्हारा एक्सपर्ट है इस वाली भाषा को लिखने में, ऐसे अनार। लेकिन ये साफ पता चलता है, इसे पता चलता है। हमने कहा जब बहुत लंबी भाषा है, अरे हम भाषा वैज्ञानिक है जी, हम ऐसा नहीं, तो इस 3 अक्षर का है ना, तो 3 अक्षर के लिए नियम बना दिया, बीच का अक्षर पहले, उसके बाद पहला और लास्ट वाला, ऐसा लिख देंगे, ना आ रा। डंडा ऊपर लगेगा नहीं, डंडा लगेगा नीचे। बैठ के हुई डिस्कशन, तभी तो नहीं लगी नौकरी। एक डेढ़ कई दिन ये चलता रहा कि ऐसा होगा, ऐसा डंडा लगेगा नीचे। अब बताओ, कोई आदमी ना, अगर आप देखना चाहोगे इसको, आप समझ नहीं पाओगे ना एक बारी में, इसको समझ नहीं पाओगे। पर अब मेरी बात को सुनो आप, मैंने ना तो वैसे ही लिखा है ना जैसे लिखते, बस उसको उल्टा कर दिया। आ मैंने वैसे ही लिखा, बस उसको उल्टा कर दिया। तो जो आ है इसी के साथ खेल करके मैंने एक नई लिपि बना दी। और फिर तो नाना पे भी फेंक दो, क्या दिक्कत जा रही? नाना भी देख रहा है, ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा किसी को। तो जब हम अपनी बात को लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते तो क्या बोलते उसको? लिपि। और लिपि तो भाई संस्कृत की भी देवनागरी है और हिंदी की भी देवनागरी है। पर कत्यूरी कालखंड में कत्यूरी राजाओं ने अक्षरों को थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। जैसे उन्होंने अनार लिखना है तो वो अनार को किस तरीके से लिखते हैं, देखो उनके जो अभिलेख है, उनके अभिलेखों में अनार कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखो, है अनार ही ये, पर भाई ने थोड़ा ऐसा लिख दिया, है तो अनार ही, ऐसा लिख दिया। वही है, अक्षर आ ही है, उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख दिया, तो उससे एक नई लिपि बनी है। ये देवनागरी लिपि ही। इसी देवनागरी लिपि को जब तोड़ मरोड़ करके लिखा गया तो फिर एक नई लिपि बनी जिसको बोलते हैं कुटिला। कुटिल मतलब क्या होता है? कठिन। तो कत्यूरी कालखंड के जितने भी अभिलेख हैं, सभी अभिलेखों में कत्यूरी राजाओं ने जिस लिपि का प्रयोग किया है वह लिपि है कुटिला। कत्यूरी राजाओं की लिपि क्या थी? तो लिपि थी कुटिला। राजभाषा संस्कृत, उनकी जिस लिपि का उल्लेख मिलता है वो लिपि है कुटिला। कत्यूरी राजाओं की लिपि कुटिला, राजभाषा संस्कृत, लिपि कुटिला है। कुटिया मत करना इसको, ला है, कुटिला है वो, ठीक है, गलत मत कर देना कहीं, ठीक है। राजभाषा संस्कृत और लिपि का उल्लेख मिलता है, उसका नाम है कुटिला लिपि, ठीक है। इसके अतिरिक्त जब कत्यूरी राजाओं ने हमारे राज्य पर शासन किया, इतने मंदिर बनाए, इतने बिल्डिंग बनाए जितने बिल्डिंग किसी ने आज तक नहीं बनाए हैं। इसे नीचे से लिखो, कत्यूरियों का कालखंड स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य मतलब बिल्डिंग डिजाइन, खूब सारी बिल्डिंग्स बनाई। कत्यूरियों का कालखंड
कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी कालखंड को राज्य में स्थापत्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कत्यूरियों के कालखंड को राज्य में स्थापत्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इनकी राजभाषा संस्कृत है, इनकी लिपि कुटिला है। ये राजधानी को कार्तिकपुर रखे पहले और बाद में इसको कहां ले गए, बैजनाथ जो है वो राजधानी ले गए। टोटल मिला के इनके कितने राजा हुए जो जोशीमठ में रहे, 14। अब जब हम कत्यूरी कालखंड के अभिलेखों को देखते हैं, इसके बाद जब हमने अभिलेखों को देखा तो अभिलेखों को देखने पर, ध्यान से देखने पर हमें इस वंश के प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। प्रशासन, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कत्यूरी कालखंड के प्रशासन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता चलता है कि कत्यूरी कालखंड में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, देश। जैसे हमारे देश में भी प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या है, देश। पूरा भारत क्या है, एक देश। अब भारत से बड़ा है कुछ, विश्व मत बोलना फिर ना, विश्व में कई सारे देश है तब बना है विश्व। तो जैसे हमारे देश में ना आज भी प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, देश। तो इनके में भी प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती है देश। इसका मतलब जब कत्यूरी राजा हमारे राज्य पर शासन करते थे तो उस समय वो जिस क्षेत्र पर राज करते थे, अब वो क्षेत्र बहुत बड़ा तो है नहीं, तो वो उसको क्या बोलते, देश कहते हैं कि मैं इस देश का राजा हूं। तो वो उत्तराखंड को उस समय क्या मानते थे, देश मानते थे। तो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी, देश। फिर देश जो है वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा हुआ था जिसको कहते हैं राज्य। प्रशासन थोड़ी बदला, सेम है आज भी। जैसे हमारा देश है भारत, उस समय उत्तराखंड अपने आप में एक देश हो गया। अब फिर उत्तराखंड को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ था, प्रांतों में बांटा हुआ था। तो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी देश। देश बटा हुआ था किसमें, राज्य में। राज्य से नीचे की प्रशासनिक इकाई थी जिला। बताओ उनमें हमें क्या अंतर है, सेम ही तो है। फिर राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे कहते थे जिला। फिर जिला छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसको बोलते थे तहसील। तहसील, फिर तहसील के छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए थे, उसे कहते थे खत। और खत के नीचे थे गांव। सेम तो है। क्या है जो सेम नहीं है, नाम है जो सेम नहीं है। ये नाम तो आज बोलते हैं हम, तहसील को तहसील आज बोलते हैं। वो तहसील को तहसील और जिला को जिला नहीं कहते थे। और वहीं से आपका पहला प्रश्न आता है कि कत्यूरी कालखंड में किसको क्या कहते थे। ठीक, सबसे ऊपर देखो देश। देश, देश तो देश है। किसी भी कालखंड में जाएंगे, उसको संस्कृत थी ना उनकी भाषा, राजान्या देशिक, तो ऐसा ही वर्ड यूज करते थे। देश तो देश था। राज्य पहला शब्द है, राज्य। कत्यूरी कालखंड में राज्य को क्या कहते थे, इसके लिए शब्द यूज करते थे भुक्ति। ठीक है, या फिर इसी को कहते थे उपरी। अब आपको अगर प्रश्न आए कत्यूरी कालखंड में राज्य को क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे भुक्ति या फिर उपरी। ये राज्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था कत्यूरियों के जमाने। जिला को तो कहीं भी चल जाओ एक ही नाम यूज आता है, बताओ, विषय। जिले को क्या कहते हैं, विषय कहते थे। तहसील को क्या कहते थे, कर्मांत कहते थे, कर्मांत। तहसील को कर्मांत के नाम से जाना जाता था। ये कहते तहसील को कर्मांत। फिर नीचे बनी हुई थी खतें। खत जानते हैं आप, जौनसार भाबर में होती है खत। और खत के नीचे क्या होते, गांव। तो गांव, बहुत सारे गांव मिलेंगे तो खत बनेगी। ठीक है, चलो जी, एक बात ये आई। अब देखो प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर उन्होंने एक एक अधिकारी बैठा हुआ था। ये देखो, देश का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन होगा, सर वो तो राजा होता है। देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, तो वो राजा था। प्रांत, राज्यों का जो मुखिया था उसे कहा जाता था उपरिक। उपरिक, उपरिक। कत्यूरी कालखंड में प्रांत स्तर का सर्वोच्च अधिकारी, स्टेट लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी, उसे उपरिक कहा जाता था, उपरिक। ठीक है, जिला के सबसे बड़े अधिकारी को क्या बोलते हैं हम, जिलाधिकारी। तो विषय, उस समय विषय नाम था तो क्या बोलेंगे, विषयपति। विषयपति, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी उसे विषयपति कहते हैं। तहसील को क्या बोलते, कर्मांत। पुराने पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि कत्यूरी कालखंड में तहसील को क्या कहते थे, तो कर्मांत कहते थे। तो वहां का जो हेड होगा उसको कहते थे कर्मपति। कर्मपति। फिर इसके नीचे खतें थी। खतों का सबसे बड़ा मुखिया सदर सयाना, उसको क्या बोलते थे, सदर सयाना।
आपने पढ़ा था ना जौनसारी जनजाति में भी, खतों के प्रशासक आज भी क्या कहलाते हैं? सदर सयाणा कहलाते हैं। और उसके नीचे होता था गांव, और गांव का जो मुखिया होगा उसको आप चाहो तो सयाणा कह दो, लेकिन कत्यूरियों के जमाने उसको कहते थे मुकद्दम। मुकद्दम, गांव का जो मुखिया था ना, मुकद्दम। इसे कहीं कहीं सयाणा भी कह देते, कहीं कहीं बूढ़ा भी कह देते, कहीं कहीं प्रधान भी कहेंगे बाद में, है ना। लेकिन कत्यूरी कालखंड में उसके लिए जो नाम प्रचलित था वो था मुकद्दम। तो ऐसे करके इनका प्रशासन जो है ना वो बटा हुआ था। ये कहां से पता चल रहा हमको? ताम्र पत्रों से। तांबे के अलग अलग पत्रे बने हुए हैं। तांबे के पत्रे जानते हैं आप? ताम्र पत्र पता है आपको किसको बोलते हैं? हाँ, ताम्र पत्र का मतलब है पहले के समय राजा महाराजा, कागज तो था नहीं, तो अगर कुछ चीज लिख के देनी हो तो किस पे लिख देते? तांबा पे लिख देते थे। तो पहली बात तो ये पता चली। अब हमने जब इनके प्रशासन को देखा तो हमें पता चला कि इनका जो राज्य था, ये अपने राज्य को राज्य नहीं कहते भाई, क्या कहते थे? देश। तो उस समय उत्तराखंड जहां जहां वो राज करते थे, कार्तिकेयपुर एक देश था अपने में। फिर उन्होंने कार्तिकेयपुर के प्रशासन को अच्छा करने के लिए उसको ऐसा टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया, मतलब उसमें क्या बना दिया? राज्य। अब ताम्रपत्रों में और अभिलेखों में राज्य का उल्लेख तो है नहीं कि भाई कितने राज्य थे, कहां पर थे, इसका तो कोई उल्लेख नहीं है। पर जिला का उल्लेख है, जिला का। अलग अलग ताम्रपत्रों में, अलग अलग अभिलेखों में जिलों का उल्लेख किया गया है। कितने जिलों का उल्लेख आता है? 5। कत्यूरियों के कालखंड में इनके ताम्रपत्रों में 5 जिलों का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट बनाओ, कत्यूरी कालखंड में, कत्यूरी राजवंश में 5 जिलों का उल्लेख मिलता है। सिर्फ गढ़वाल का मैं नक्शा बना रहा हूं, कुमाऊं नहीं जाना, क्योंकि इनकी शुरुआती राजधानी कहां थी? कार्तिकेयपुर, जोशीमठ। तो राजधानी जोशीमठ थी, तो इसका मतलब इनका राज्य जोशीमठ के आसपास था। तो देखो, कत्यूरी काल के अभिलेखों में जिन 5 जिलों का उल्लेख है, जिन 5 जिलों की ये बात करते हैं, वो 5 जिले कौन कौन से थे? देखो, सबसे पहला विषय, क्योंकि जिलों को क्या बोलते हैं? विषय। ये लो जी, पहला विषय था इनका कार्तिकेयपुर। और आज पहचान कहां से करते हैं कार्तिकेयपुर? जोशीमठ। तो ये मैंने चमोली का ऊपरी क्षेत्र बना दिया, और यहां पर इनका पहला जिला था। इनके पहले जिले का नाम क्या हो गया? कार्तिकेयपुर। ये इनका पहला विषय बना दिया। कार्तिकेयपुर के ठीक बगल में इनका जो दूसरा विषय था उसका नाम था तंगणपुर। ये इनका दूसरा विषय बना दिया, दूसरा जिला। पहले जिले का नाम था कार्तिकेयपुर, दूसरे विषय का नाम था तंगणपुर। तंगण बोलो किस जनजाति का नाम है? तंगण, भोटिया जनजाति का नाम है तंगण। त्याई तो रहती भोटिया जनजाति ना, बिल्कुल ऊपर। तो जहां भोटियांतिक क्षेत्र था, उस भोटांतिक क्षेत्र को नाम दिया गया था तंगणपुर। ये कत्यूरी कालखंड का दूसरा विषय है जी। तीसरे विषय को ये नाम देते हैं ऐसाल। जो आज का जौनसार भाबर है उसे उन्होंने नाम दिया ऐसाल विषय। तो वो उनका तीसरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऐसाल। कत्यूरी कालखंड में, कत्यूरी राजाओं के अभिलेखों में हमें उनके 5 जिले होने का प्रमाण मिलता है कि उनके 5 डिस्ट्रिक्ट थे। पहला जिला कार्तिकेयपुर, जिसको आज का जोशीमठ मानते हैं, आज का जोशीमठ। दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा जिला तंगणपुर। तंगणपुर की पहचान किससे की जाती है? तो तंगणपुर का मतलब है वो जो पूरा भूटांतिक क्षेत्र है, ऊपर ऊपर वाला। आज का जो जौनसार है उसे कहते थे वो ऐसाल विषय, ऐसाल। उनके जिस जिले का 5वें जिले के रूप में नाम उल्लिखित है उसको बोलते हैं मायापुर हाट। और मायापुर हाट जो है हरिद्वार, ये छोटी ने क्यों, अब वही है ना मायापुर, किसको बोलते हैं? हरिद्वार को बोलते हैं। तो मायापुर हाट, हाट मतलब क्या हुए? तो बाजार, बाजार को बोलते हैं हाट। हाट लगते हैं तुम्हारे गांव में लगते हैं हाट, यहाँ शहरों में लगते हैं ना। देहरादून थोड़ा सा बड़े लोगों का शहर हो गया तो यहाँ कम लगता है ना, यहाँ कम। हाँ, कभी कभी छोटी मोटी जगह, मतलब जैसे हाँ मंडी मुंडी लगती है ना, उसको बोलते हैं हाट। मेन सिटी में नहीं लगता ना, ऐसा एक ही लगता। संडे बाजार उसको भी साइड कर दिया उन्होंने, ये संडे बाजार लगा रहे बोले। और जगह जाओ तो दिल्ली में शुक्र बाजार, शनि बाजार, इतवार बाजार, इनको बोलते हैं हाट। क्या लगा भाई? हाट लगा हुआ है। हाट मतलब होता है बाजार। तो मायापुर हाट किसको कहते थे? हरिद्वार को। तो कितने हो गए? 2 2 4 हो गए। अब बचा 5वां। तो कहते हैं 5वां जो जिला था कत्यूरियों के कालखंड में, उसका नाम था अंतरंग। और इसकी पहचान कहां से करेंगे फिर? जो बच गया था ना, टेरी पौड़ी, टेरी और पौड़ी वाला जो क्षेत्र है वो उसके अंदर आ गया, अंतरंग विषय। तो अब अगर आपके पास परीक्षा में प्रश्न आता है कि कत्यूरी कालखंड के राजाओं के प्रशासन के बारे में बताओ, तो आप प्रशासन के बारे में बता दो। देश था, राज्य था, जिला था, तहसील, खत और ग्राम।
भाई तहसील कितनी थी हमको क्या पता, खत गांव कुछ नहीं पता, किसका उल्लेख मिला है, जिला। कितने जिले थे, 5, उनके नाम कार्तिकेयपुर, तंगड़पुर। अब प्रश्न बन जाता है परीक्षा में कि कत्यूरी कालखंड में, मान लो आपके प्रश्न आए, निम्न में से कौन सा कत्यूरी कालखंड में उनका एक जिला नहीं था। अब जैसे नाम लिख दिए, जैसे जैसे उसने डाल दिया कार्तिकेयपुर, अंतरंग, मायापुर, और कहीं पर लिख दिया करतरपुर, ऐसा घुमाएगा ना कहानी। एक ऑप्शन ये डाल देगा कि कौन सा उनका डिस्ट्रिक्ट नहीं था, और ऐसा नाम लिख देगा करतरपुर। तो क्या करतरपुर उनका जिला था? नहीं, इससे पहले था करतरपुर, पर वो तो गुप्त साम्राज्य में था ना। जब गुप्तों का शासन चल रहा था तो गुप्तों के शासन के समय वो नाम चल रहा था करतरपुर, तो करतरपुर वो उनका एक एज ए डिस्ट्रिक्ट नहीं था। ये थे उनके तंगड़पुर, कार्तिकेयपुर, अंतरंग, मायापुर, ऐसा। तो अगर प्रश्न आता है कि कत्यूरियों के कालखंड में कितने जिले या कितने विषय थे, तो आपका आंसर क्या होगा, 5। 5 जिले या 5 विषयों का उल्लेख मिलता है। पर हमारे राज्य के एक बहुत बड़े इतिहासकार है, उनका नाम सबने सुना होगा, शिव प्रसाद डबराल चारण। तो ये जो शिव प्रसाद डबराल चारण था, इस भाई ने कहा 5 नहीं थे बोला, 6 थे बोला। गत वाली बात है, हमारे गांव में हो रही थी रामलीला, और रामलीला में होते 2 कैरेक्टर, खर और दूषण होते। तुम्हारे गांव में होता है? तो पता ही नहीं है। अबे ऐसे 2 नहीं होते, खर दूषण। सुपर्णखा की जब नाक कटी तो सुपर्णखा सबसे पहले गई अपने 2 भाइयों के पास, खर और दूषण। अब वहां गांव में खर और दूषण बन गए, लेकिन फिर मेरा एक ताऊ आया बीच में, और उसने कहा ये दो क्यों बनाए बोल तुमने? तो हमने कहा 2 ही तो होंगे, एक खर एक दूषण। तो ताऊ ने प्रूफ भी कर दिया गांव में, खर और दूषण 2 नहीं थे, एक ही था बल। हमने कह रहा, हमने तो किताब में 2 पढ़ा। तो उन्होंने कहा 2 थोड़ी पता, ऊपर वाले को खर बोलते, नीचे वाले दूषण बोलते, बल एक ही था। हमने कहा ताऊ जी ऐसा कैसे होगा खर दूषण? गूगल पे सर्च किया, सब जगह 2 दिखा रहा। ताऊ का था बस वो गणित की 1 है। तो लास्ट में बनाए 2 ही। ताऊ का मुंह उठा रहा, और बार बार ताऊ पीछे से बोलता रहा, ये सब बर्बाद कर दिया इन्होंने, आजकल के बच्चे कुछ नहीं आते। अबे यार ताऊ कहाँ से लाए तू? थोड़ी ना, 1 था कोई खर दूषण, तो तुम मान जाओगे इस बात को। अब खर और दूषण 2 थे ना भाई, ताऊ कह रहा 1 था। क्यों? उसका ऊपर के हिस्से को खर बोलते हैं, नीचे को दूषण बोलते हैं। अबे हमने कहा ताऊ राहु और केतु था, वो तो राहु और केतु था। ताऊ को तब आया पता, ये मैं गलत बोला था ना, पर माना नहीं। बुढ़े जी माना नहीं, बुढ़े जी ने बोला बस 1 ही था बल वो। तो ठीक है, हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा ठीक है 1 ही था। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस 1 लाइन के आने से आप 6 आंसर मत दे देना। ये 1 लाइन जो आई ना, इसके आने से 6 मत आंसर दे देना कि सर आपने लिखा था 5 जिले थे, नहीं 6 थे। ये ताऊ है तो इसे क्या जा रहा, 8 बोल देगा, तेरे बोलने से 8 थोड़ी हो जाएंगे। तो शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा कि नहीं 5 नहीं थे विषय, 6 थे। जब भी आपसे पेपर में प्रश्न आएगा कत्यूरी कालखंड में कितने जिले थे, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, 5। लेकिन अगर प्रश्न ये आएगा शिव प्रसाद चारण ने, अगर उसका पर्टिकुलर पूछा बोडा जी ने कितने बताए, तब आंसर होगा क्या, 6। तो फिर बोडा जी से प्रश्न भी पूछेंगे 6वां कौन? ऐसा थोड़ी था, ऐसा तो मैं भी बोल दूंगा 9 थे। क्या जा रहा, तो 9 थे, 5 तो नाम के साथ बताए गए हैं, 6वां कौन? तो शिव प्रसाद डबराल चारण कहता है कि 6वें जिले का नाम था दुर्माग। नाम भी पता है, खतरनाक। कौन है? दुर्माग। आज रुद्रप्रयाग है दुर्माग, ठीक है। तो 6वें जिले के रूप में शिव प्रसाद डबराल चारण ने जिस जिले का नाम लिया उसे दुर्माग विषय कहते हैं। दुर्माग विषय के रूप में उन्होंने 6वें जिले का उल्लेख किया, ठीक है। 6वें जिले के रूप में उन्होंने जिस जिले का उल्लेख किया उसे दुर्माग कहा जाता है। चलो अब कुछ पॉइंट इसके नीचे लिखना, ठीक है। हमें ताम्रपत्रों से जो जो बातें पता चलती है। पहला पॉइंट, कत्यूरी कालखंड में, कत्यूरी कालखंड में हमें ये सब ताम्रपत्रों के आधार पर पता चला है। कत्यूरी कालखंड में सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली की नींव पड़ी, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली जानते हो आप? पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है। विभागीय प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले हमारे राज्य में कत्यूरियों के कालखंड में ही होती है। इससे पहले आपने कौन सा वंश पढ़ा? पौरव। पौरव वंश में रक्षा मंत्री को क्या बोलते थे? तो होता ही नहीं था, मंत्री नहीं थे पहले, सब कुछ कौन था? राजा। और राजा के नीचे कौन होता था? उसका एक मंत्री, और वो एक मंत्री ही पूरा का पूरा मंत्रिमंडल संभालता था। उसको कभी कभी वजीर या दीवान भी कह देते हैं।
लेकिन जब कत्यूरियों का कालखंड आया तो हमने देखा कि इनके शासनकाल से अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग आदमी रखे जाने लगे। तो कौन सा सिस्टम शुरू हो गया? विभागीय प्रणाली। इसी के आगे लिखता, कत्यूरियों के कालखंड में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। कितने विभाग थे? 18 विभागों का उल्लेख मिलता है कि कत्यूरी राजाओं के पास टोटल 18 विभाग थे, ऐसा हमको उल्लेख मिलता है। कत्यूरी राजवंश के राजाओं के समय 18 विभागों का उल्लेख मिलता है, जिसे अष्टादश, अष्टादश कितने को बोलते हैं? 18। अष्टादश प्रकृति प्रतिष्ठान ये कहते थे वो। 18 विभागों को इस तरीके से एक नाम दिया जाता था, अष्टादश प्रकृति प्रतिष्ठान। ठीक है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। विभागीय प्रणाली मतलब मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्री, और 18 इनके होते थे विभाग, और इनके 18 विभागों को सम्मिलित रूप से क्या कहते थे? अष्टादश प्रकृति प्रतिष्ठान, ये उसको नाम दिया जाता था। फिर आप अगले पॉइंट में लिखो, 18 विभागों का मुख्यालय। हमारे राज्य में सभी विभागों का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। कहाँ? क्या बोलते तुम उसको? राजधानी। राजधानी थोड़ी बोलते उसको। अबे जहां विभागों का मुख्यालय है क्या बोलते उसको? विधानसभा बोलते? विधानसभा बोलते नहीं ना, क्या बोलते? सचिवालय। तो सचिवालय क्या है? सभी विभागों का मुख्यालय। तो जिसको हम आज कहते हैं सचिवालय, उस 18 विभागों के मुख्यालय को ये बोलते थे क्या? अक्षपटल। 18 विभागों का जो मुख्यालय होता था उसे अक्षपटल कहा जाता था। अक्षपटल। कत्यूरी कालखंड में पहली बार विभागीय प्रणाली का हमें उल्लेख मिलता है कि विभाग बन गए अलग अलग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, ये विभाग, वो विभाग। तो 18 विभाग थे, और 18 विभागों का जो मुख्यालय था उसे नाम दिया जाता था क्या? अक्षपटल। अक्षपटल। चलो अब आओ विभागीय प्रणाली में, बनाओ प्रशासन। आप नीचे से टॉपिक डालो, कत्यूरी राजवंश के प्रशासनिक अधिकारी, इनके राज दरबार में कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे? टॉपिक डालना, कत्यूरी राजवंश के प्रमुख अधिकारी, मेन ऑफिसर अधिकारी कौन कौन थे? कत्यूरी कालखंड के प्रमुख अधिकारी जिनका उल्लेख मिलता है हमको अभिलेखों में। देखो जी, सबसे पहले जिस अधिकारी का उल्लेख मिलता है उसका नाम लिखा है राजामात्य। पिछली बार राजामात्य को क्या लिखा था तुमने? पिछली बार तुमने लिखा था इसको अमात्य, पौरव वंश में। पौरव वंश में अमात्य किसको बोलते थे? प्रधानमंत्री को। यहां पर राजामात्य का मतलब भी वही है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या फिर राजमंत्री। जो सबसे बड़ा मंत्री होता था कत्यूरियों के जमाने, उसे वो राजामात्य ये नाम दे देते थे। ठीक है, राजामात्य ऐसा उसको नाम दे देते। फिर देखो जी, राजामात्य के नीचे, और सबसे ऊपर कौन है? देखो सबसे ऊपर कौन बैठता है? राजा। राजा के नीचे किसको बैठाते हैं? राजामात्य, प्रधानमंत्री को। राजामात्य के नीचे चलोगे तो अगला पोस्ट था इनका राजान्यक। राजान्यक किसको बोलते हैं? राजान्यक बोलते हैं ज्येष्ठ राजकुमार। जो सबसे बड़ा राजकुमार है उसको यहां बैठा दिया। क्यों बैठाया भाई? सबसे बड़े राजकुमार को यहां पर क्यों बैठा दिया? उसको राजा बनना है कल के दिन, तो ट्रेनिंग ले लेगा, पापा को देखेगा ना कैसे करते काम। ऐसा थोड़ी कि आंख बंद करके राजा बन गया तब देख रहा कैसे करते। तो उसको यहां पद बैठा रखा है, राजान्यक, ज्येष्ठ राजकुमार। राजान्यक के नीचे होते थे सामंत। सामंत का मतलब क्या होगा? अधीनस्थ राजा। सामंतवाद पढ़ लिया ना, तो सामंतवाद का मतलब जो राजा मेरे से छोटा राजा है उसको ये लोग नाम देते थे सामंत। सामंत का मतलब सामंती राजा, छोटा राजा। फिर सामंत के नीचे चलोगे तो इसके नीचे का पोस्ट था महासामंत। महासामंत क्या होगा ये बताओ? इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? नाम से लग रहा ना, पर बड़ा नहीं है। बड़ा होता तो ऊपर लिखते, इससे छोटा। सेनापति है, सेनापति। ये है घुमाने वाले क्वेश्चन थोड़ा, कि कत्यूरी कालखंड में सेनापति जो है उसको महासामंत ये कहा जाता था, महासामंत। चलो फिर इसके नीचे आओगे, महाकर्ता निरीक्षक। ये था राज्य में सबसे बड़ा निरीक्षण करने वाला अधिकारी, उच्च निरीक्षक कह देते इसको। इंस्पेक्शन, इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं, इनकी व्यवस्था तो बहुत बेहतरीन प्रकार की दिखेगी आपको। ये देखो, महाकर्ता निरीक्षक, ये उच्च निरीक्षक था।
महाकर्ता निरीक्षक के नीचे अगला व्यक्ति होता था महादंड नायक। कौन होगा ये? दंड, पुलिस नहीं, पुलिस तो दंड पासिक। नायक, नायक मतलब हीरो, हीरो होगी ना नायक। अब पासिक मतलब रखने वाला, डंडा है जिसके पास। महादंड नायक, सबसे बड़ा दंड देने वाला न्यायाधीश, जज साहब, सर्वोच्च क्या बोलते तुम उसको? मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश को महादंड नायक ये कह देते। फिर महादंड नायक के नीचे होंगे सैनिक। अब सैनिक होते कई प्रकार के। अगर तुम्हारी नौकरी लगी और तुम पुलिस में सेलेक्ट हुए तो आप क्या हुए? सैनिक। और मान लो पुलिस में नहीं हुए, फॉरेस्टर गार्ड में हुए, तब भी क्या हुए? सैनिक। तभी तो पुलिस है ना, तुम वन के पुलिस है तब। और आबकारी में लगे जो, तभी तो पुलिस है। दारू वाले पुलिस, दारू वाला भाई पुलिस तो है ना। और कहीं भी लग गए, उसमें लगते हैं आरटीओ में भरते बच्चे प्रवर्तन सिपाही। अब प्रवर्तन सिपाही के लिए कुछ कई सालों से मैं देख रहा हूं, एक नाम खूब चल रहा भाई, खूब। हाँ, तुम भी हो वो वाले। यहाँ हमारे स्टाफ में कई सारे बार बार बोलते परिवर्तन का पेपर है बल मेरा, परिवर्तन। मैंने कहा कैसे परिवर्तन? बल परिवर्तन सिपाही होता है, ऐसा होता है परिवर्तन सिपाही। परिवर्तन नहीं बोलते उसको, हाँ, प्रवर्तन सिपाही है वो। लगी तो पोलियाल जी भी लगा परिवर्तन, परिवर्तन परिवर्तन थोड़ी बोलते, प्रवर्तन सिपाही मतलब जो आरटीओ, तो वो भी सैनिक है। तो ऐसे ही इनके समय पर भी कई प्रकार के सैनिक होते थे। सबसे पहले महादंड नायक के नीचे पहले प्रकार का सैनिक लिखो, सौलगिक। सौलगिक, सौलगिक किसे कहते हैं? चुंगी वसूलने वाला सैनिक। सौलगिक पहला सैनिक है जो चुंगी वसूल करता था। चुंगी जानते? चुंगी क्या होता है? चुंगी एक टैक्स का नाम है जो राजा लेता है, आज भी लेते हैं चुंगी कर। व्यापार जो कोई करता है ना, जो कोई भी ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करने वाले से जो टैक्स लिया जाता है उसको बोलते हैं चुंगी। जैसे तुमने ये देखे जो सब्जी बेचते हैं ठेली लगा के, तो जो ये सब्जी बेचते हैं ना, पुलिस को देख के डरते कि नहीं डरते? कैसे भागते भाई ना, क्यों? क्योंकि वो चुंगी कर बचाते हैं अपना। नियम ये है कि जो भी व्यक्ति इस राज्य में व्यापार कर रहा है, देहरादून में जितने भी लोग व्यापार करते हैं ना, उन सभी व्यापार करने वालों को इस नगर की अथॉरिटी यानी नगर निगम को टैक्स देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। नगर निगम की पर्ची कटती है। तो जैसे जिनकी तो परमानेंट दुकान है, जैसे ये परमानेंट है, स्थायी है, तो जब इनका बना मकान तो उस समय इन्होंने नगर निगम को डेवलपमेंट चार्ज दे दिया। उसके अलावा इनके साल साल में पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स सुना है आपने नाम? तो बस हाउस टैक्स मतलब आपने नगर निगम को पैसा दे दिया। अब जिसका दुकान है ही नहीं, बताओ, ठेली वाला है, तो हमको उसका कहाँ का डेवलपमेंट होना भी तो चाहिए पहले। तो उसको सुबह सुबह 10 रुपये 50 पर्ची कटती है। मंडी जैसे लगती है कई बार मंडी, तो मंडी में नगर निगम के मेंबर आ जाएंगे पर डे, प्रतिदिन, चलो भाई पर्ची काट, 50 रुपये पर्ची। तो वो जो टैक्स दे रहे हैं ना 50 रुपये, उसको बोलते हैं चुंगी कर। चुंगी कर का मतलब होता है व्यापार करने के बदले हम राजा को जो टैक्स देते हैं उसको चुंगी कर कहते हैं। तो पहला ये वसूलने वाला अधिकारी जो चुंगी टैक्स कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते हैं? सौलगिक। दूसरे प्रकार का जो सैनिक होता था उसको बोलते थे गौलमिक। गौलमिक, गौलमिक मतलब साधारण सैनिक, पुलिस मान लो एक हिसाब से, गौलमिक। ठीक है, चलो अब इसके बाद लिखते रहो इनको, गौलमिक। अगला सैनिक था प्रांतपाल। गौलमिक क्या है? गौलमिक साधारण सैनिक है। अगला लिखो प्रांतपाल। प्रांतपाल क्या था? सीमाओं का प्रहरी, सीमाओं की सुरक्षा करने वाला अधिकारी। सीमाओं का जो सुरक्षा करने वाला अधिकारी था उसको कहते थे प्रांतपाल। ठीक है, फिर चलो घट्टपाल। अगला सैनिक था जिसको बोलते थे घट्टपाल। ठीक है, घट्टपाल, गौलमिक, प्रांतपाल, घट्टपाल। घट्टपाल किसको बोलते हैं? दर्रे, दर्रों का प्रहरी। दर्रे होते ना घाट, घट्टपाल मतलब घाट का, तो घाट या दर्रों का सुरक्षा अधिकारी, अधिकारी नहीं सैनिक। घट्टपाल जो दर्रे या फिर घाटों की सुरक्षा करता था उसे घट्टपाल कहते थे। सौलगिक, गौलमिक, प्रांतपाल। अब प्रांतपाल के अलावा फिर एक व्यक्ति और, उसे कहते हैं घट्टपाल। ठीक है, सौलगिक, गौलमिक, प्रांतपाल, घट्टपाल। अगला हो वर्मपाल। वर्मपाल या फिर इसको बोलते थे नरपति। ये देखो, हमें इतिहास से ही तो ये सब कुछ जो हम आज का प्रशासन चलाते हैं उस प्रशासन के बारे में हमें पता कहां से चलता है भाई? इतिहास से ही तो चलता है। तो वर्मपाल और नरपति नाम के दो लोग होते थे इनके दरबार में, और ये राजा के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं। पता है किसको बोलते हैं वर्मपाल, नरपति? जासूस, राजा के जासूस। मेन तो वही है ना,
राजा के जासूस। प्रशासन में प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन है? जासूस। आज हमारा देश, हम यहाँ देहरादून में बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, और हमारा देश अगर सही प्रकार से अपना प्रशासन चला पा रहा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? हाँ, आर्म फोर्सेस का है, पर आर्म फोर्सेस तो तब ना जब कोई सामने से अटैक करेगा तब, और आंतरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर खतरा तो हमेशा रहता है। तो हमारे देश के अंदर भी जितनी इंटेलिजेंस यूनिट्स बनी है, वो है ना सबसे असली हीरो कौन है? इंटेलिजेंस यूनिट वाले। एक तो उनका नाम नहीं आएगा कभी, सबसे बड़ी बात, अवार्ड भी नहीं मिलेगा उनको। एक पिक्चर बनी है, अगर तुमने देखा, पिक्चर नहीं वेब सीरीज बनी है, फैमिली मैन, तो उस पिक्चर को देख के उन्होंने वहां पूरा का पूरा तबाही मचा दी, और लास्ट में उनको एक अवार्ड देती है प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो भी वापस छीन लेते हैं, थोड़ा देर में फोटो खिंचाने के लिए देते हैं, और परेशान होते हैं कि वो पूछती है प्राइम मिनिस्टर, बताओ आपके घर में कोई दिक्कत है? वो कहते ना ना ना, और बहुत दिक्कत रहती है उसके घर में, पैसे ही नहीं है उसके पास, तो उसका पैसे ही नहीं बिल्कुल। वो कहते नहीं नहीं मैम कुछ भी नहीं। उनको एक फोटो खिंचाते हैं, ओके सर थैंक यू, और थैंक यू में हो गया, ये ला रुपये दिए और खत्म कहानी। तो देखो हमारे देश में कितने ही लोग हैं जो रॉ के अंदर काम करते हुए अलग अलग देशों में जासूस बन करके घूम रहे हैं, है ना। तो वो जो इंटेल डिपार्टमेंट, उनके घर वालों को भी नहीं पता भाई। मैं भी तो हो सकता रॉ का आदमी, तुम भी हो सकते कोई भी, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रॉ काम कर रही है, वो उसके जासूस, और वो सब चीजें पहले ही पता कर दे रहे ना। अगर पाकिस्तान से भारत पर आक्रमण करने की योजना बन रही है तो उनको पहले से ही पता है कि भारत पर आक्रमण करने की योजना बन रही है, टक फोन कर दिया। उसके चक्कर में कई लोग शहीद भी हो जाते हैं, वो अपनी मौत भी हो जाती है उनकी। अब देश के अंदर भी तो खतरा है। अब आप सोचो कि अगर मैं ये प्लान बना दूं, मान लो मैं छिद्र प्रवृत्ति का हुआ, हो जाते हैं कोई लोग, अब मान लो मैं छिद्र प्रवृत्ति का हुआ, मैंने ये प्लान बनाया, अगर मैं साइको हुआ ना, और सोचो जो मैं कल ऐसा प्लान बनाता हूँ कि कल जब तुम क्लास में आओ मैं बम फोड़ूंगा यहाँ, ऐसा मैं प्लान बना दिया ना, नेट पे देखा दुखा बम कैसे बनता ये वो सो, और कल तुम यहाँ आए, अगर मैं बम फोड़ने का प्लान बनाऊंगा ना कहीं पे भी, तो मेरे बम फोड़ने से पहले मैं फूट जाऊंगा। फिर तब लोकल लेवल पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है LIU, तो LIU का तंत्र सक्रिय है। तो ये सब जासूस तो है ना, जैसे पुलिस में LIU वाले हैं तो वो ऐसे ही नॉर्मल आपके ड्रेस में रहेंगे, वो घूमते रहेंगे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। कई बार तुम बगल में बैठा हुआ, तुमको लगा स्टूडेंट है, स्टूडेंट थोड़ी हो, LIU वाला, वो देखने यार ठीक ठाक चल रहा, ओके चले गया, थोड़ा देर में एक क्लास पढ़ के चले गया। हाँ तुम्हारे क्लास में वो कई बार घुस जा आते रहते हैं, कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट है तो आ जाते हो, कई जब तुम्हारे आंदोलन होते हैं, जिस समय आंदोलन होते उस समय तो आप बीच में बैठ जाते हैं क्लास में, तुमको लगा स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं, वो देखने अच्छा ओके यहाँ कुछ नहीं हो रहा, चलो दूसरी जगह चलो दूसरी। तो ये सब जासूस है। ये प्रशासन तक क्या लेके जाते हैं? खबर लेके जाते हैं, सर ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो वहां जब कत्यूरियों का कालखंड चल रहा था वहां भी थे जासूस, उनको नाम क्या देते थे? वर्मपाल और नरपति। ये इनके कुछ प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका उल्लेख हमें इनके ताम्रपत्रों में मिलता है। ठीक है, अब इनकी थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्था और फिर चलेंगे सीधा बागेश्वर, कि बागेश्वर वाले जो थे वो कैसे थे। ठीक है, कल करते हैं, इतना कर लो आज।